जी, कमोडिटीज़। सो कमोडिटीज़ के केस में क्या होता है, सो फिक्स्ड वेंडर्स का आपको तो पता लग गया कि मैंने नेस्ले लेना है, प्राइस लिस्ट मेरी लॉक हो गई, क्वालिटी उनकी स्टैंडर्डाइज्ड है, लीड टाइम्स और स्टैंडर्डाइज्ड। बट कमोडिटीज़ में क्या होता है, one of the four things or more cannot be standardized, करेक्ट? सो फॉर एग्जांपल मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ। वेजिटेबल्स अगर आप ख़रीद रहे हैं किसी वेंडर से एज अ रेस्टोरेंट, सो उसमें आप क्वालिटी का पैरामीटर तो उसके साथ स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि जो भी वेजिटेबल आप मुझे दोगे, मिसाल के तौर पे आपने आलू ख़रीदना है तो पोटैटो का जो साइज़ है या उसका कलर है, उसकी जो फ्रेशनेस है, उसका आपने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि जी दिस इज़ द काइंड ऑफ पोटैटो दैट वी वांट टू बाय, राइट? उसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी, सो यू कैन डू दैट। लीड टाइम आप डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट? बट कैन यू डिफाइन द प्राइस? यू कांट, बिकॉज इट्स अ कमोडिटी। एवरी डे देयर इज अ न्यू प्राइस, एंड obviously market price के ऊपर there is some premium that they're charging, so you have to kind of negotiate between the vendors every single day when you're buying it कि यार तुम मुझे 20 रुपए का दे रहे हो, वो 18 रुपए किलो दे रहा है। And there are some businesses who are primarily involved in commodity trading, तो उन लोगों की जो जितनी भी सप्लाई चेन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाती, तो दे डोंट हैव स्टैंडर्ड वेंडर्स, देव गॉट लाइक दे डोंट हैव फिक्स्ड वेंडर्स, देव गॉट लाइक 1 2 3 4 5 वेंडर्स जिनसे उनको प्राइस पे नेगोशिएट करना पड़ता है। देयर आर ऑल्सो वेंडर्स, देयर आर ऑल्सो बिजनेसेस दैट हैव चैलेंज स्टैंडर्डाइजिंग क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस इज ऑल्सो नॉट गारंटीड। कपड़ा आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको कपड़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रेश मिले, आपको देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपको स्टॉक लॉट्स में से कपड़ा उठाना पड़े। सो इन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर्स, जिस तरह हम रेस्टोरेंट के अंदर बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन शुड बी फिक्स्ड। अच्छा, एक सीईओ का गोल क्या होना चाहिए? सीईओ का गोल ये होना चाहिए कि वो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर सकता है सप्लाई चेन को, उतना ज़्यादा वो कर दे, बिकॉज देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग सप्लाई चेन। स्टैंडर्डाइजिंग सप्लाई चेन से मुराद क्या है कि वो अपने वेंडर्स फिक्स्ड कर दे, या एक या मल्टीपल। इन द केस ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, उसके अंदर वो कह सकता है कि जी आपने नेस्ले से ही पानी लेना है, या गोरमे से ही कोला आपने ख़रीदनी है, इस प्राइस पे लेनी है, ये पैकेजिंग है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज रेट लिस्ट एंड XYZ ABC। कमोडिटीज़ अगर वो ख़रीद रहा है तब भी वो 4 में से 3 चीज़ों को तो स्टैंडर्डाइज कर सकता है, अगर वो प्राइस को नहीं कर सकता, या 2 को कर सकता है अगर वो लीड टाइम को नहीं स्टैंडर्डाइज कर सकता या क्वालिटी को नहीं स्टैंडर्डाइज कर सकता है। ही शुड बी एबल टू स्टैंडर्डाइज एज मच एज पॉसिबल। वाई शुड यू डू दैट? बिकॉज you do not want most of your variables to be left on the sense check of your procurement department, correct? इसका मतलब क्या है? आपने अगर पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं तो इट इज़ ईजियर टू बिल्ड कंट्रोल। मिसाल के तौर पे आपने अगर कह दिया कि आलू जो है वो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए और उसका कलर डार्क ब्राउन होना चाहिए। नाउ अगर स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर के मुताबिक आपके प्रोक्योरमेंट परचेज नहीं करता, तो स्टोर वाले के पास एक गाइडलाइन है टू रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट ऑन द बेस्ड ऑफ क्वालिटी। या अगर वो स्टैंडर्डाइज प्राइस के ऊपर जो आपने दी है उस पर परचेज नहीं करता, तो फाइनेंस के पास ये राइट है कि वो दे कैन रिजेक्ट द परचेज इनवॉइस बेस्ड ऑन द प्राइस लिस्ट दैट यू हैव गिवन टू फाइनेंस, राइट? एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये डिस्कशन के अंदर कमोडिटीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज बाइंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपनीज इज़ फेयरली सिंपल। उनकी प्रोडक्ट्स भी स्टैंडर्डाइज होती हैं, तो यू डोंट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू द डिपार्टमेंट। ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही कमोडिटीज़ के अंदर है। सो बात शुरू हुई थी कि वेयर हाउस ने डिमांड दी और प्रोक्योरमेंट ने परचेज करने से पहले फाइनेंस की अप्रूवल ले ली। बट थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है तो फाइनेंस वाले को, पहले तो हमने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्योंकि थी तो फाइनेंस वाले ने सिर्फ बजट देखा कि बजट के अंदर क्वांटिटी सही ऑर्डर हो रही है या क्वांटिटी ऑर्डर सही ना होने की वजह से बजट डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है, एंड दे साइंड ऑफ। बट थिंक ऑफ इट दिस वे कि इफ यू डीलिंग इन कमोडिटीज, तो इट्स नॉट जस्ट क्वांटिटी दैट कैन डिस्टॉर्ट योर बजट, इट्स ऑल्सो योर प्राइस, करेक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी फाइनेंस को आपने प्राइस का पैरामीटर नहीं दे सकते बिकॉज इट्स फ्लक्चुएटिंग, बट यू कैन गिव देम अ पैरामीटर कि यार ठीक है, जो भी डीसी रेट होगा उससे +- 5% तक तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ। यू कैन
यू कैन एक्सेप्ट अ प्राइस +-5%, द लोअर द बेटर। तो अगर वो 4% यानी 100 रुपया डीसी रेट है, 100 रुपये किलो डीसी रेट है, और आपका वेंडर क्योंकि उसको लॉजिस्टिक्स मैनेज करनी है, मंडी से परचेज करके आपको देना, वो कहता है कि जी मैं 4% एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करूंगा, तो वो 104 रुपये आपको किलो चार्ज कर रहा है, तो फाइनेंस कैन अप्रूव। बट अगर वो 40 रुपये चार्ज कर रहे हैं, प्रॉब्ली वेंडर ने कलूड कर लिया विद समवन, या वेंडर ने वैसी कोशिश की कि यार मैं लेट मी जस्ट ट्राई दिस आउट, तो फाइनेंस कैन शुड हैव एटलीस्ट अ रेंज ऑफ प्राइस वेरिएशन जिसके उस पैरामीटर से वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सके। मूविंग ऑन, सिंस वी एस्टैब्लिश दैट वी कैन गिव पैरामीटर्स, क्वालिटी चेक का, लीड टाइम का, परचेज प्राइस का, क्वांटिटी का हमने पैरामीटर डिफाइन करके सप्लाई चेन डिपार्टमेंट्स को दे दिया। द क्वेश्चन इज कि अगर कोई बंदा पैरामीटर को क्रॉस कर रहा है तो हु विल चेक? रिमेंबर, आपने क्रॉस फंक्शन चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेयर ऑफ चेक एंड बैलेंस इज क्रॉस फंक्शन। जैसे हमने सप्लाई चेन के अंदर प्रोक्योरमेंट वालों के ऊपर फाइनेंस को सेंस चेक लगाया, राइट, स्टोर वालों पे प्रोक्योरमेंट वालों का सेंस चेक लगाया, इट्स कॉल्ड इंटर क्रॉस फंक्शन कंट्रोल। बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रैंडमली चेक कर रहा है। इफ दे डोंट हैव लॉट ऑफ work to do, that they can absolutely check all the documents and all the processes and report directly to the CEO. Remember, internal audit department जब भी आप बनाएंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंप्लाइंस डिपार्टमेंट कहते हैं, गवर्नेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टर्म। सो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द सीईओ, सीईओ ताकि डायरेक्टली एक्सेस ले सके ऑन द प्रोक्योर टू पे साइकिल, एंड थ्रू इंटरनल ऑडिटर उसको एक ओवरसाइट मिल जाए कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं। नाउ प्रोक्योर टू पे, स्टोर ने डिमांड दी 40 बॉटल्स की, प्रोक्योरमेंट ने उसको फाइनेंस ने उसको साइन ऑफ कर दिया, प्रोक्योरमेंट ने उसको परचेज करने के लिए परचेज ऑर्डर रेज किया, करेक्ट। नाउ जब परचेज ऑर्डर रेज होता है तो 2 days के लीड टाइम के अंदर द वेंडर इज सपोज टू डिलीवर। यहाँ पे 2 डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं। या तो एक डिस्टॉर्शन ये हो सकती है कि वेंडर टाइम पे डिलीवर ना करे, दूसरी डिस्टॉर्शन ये हो सकती है कि वो टाइम पे तो डिलीवर कर दे लेकिन जो उसको क्वांटिटी ऑर्डर की गई थी उससे ज़्यादा या कम, देयर इज अ वेरिएंस इन द प्रोडक्ट दैट ही इज डिलीवरिंग अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर, करेक्ट। इन 2 डिस्टॉर्शंस को हम कैसे पकड़ सकते हैं? सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी में अगर वेरिएंस आ रही है तो जो स्टोर है दैट हैज़ टू डू अ GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये गुड रिसीट नोट क्या होता है? व्हेनेवर स्टोर रिसीव्स any merchandise through a supplier, they enter the stock in their inventory systems and they generate a good received note, goods receiving note या goods receipt note। अभी जो goods receipt note होता है ये actually it's an acknowledgement to the supplier that we have received ABC stock in XYZ quantity from you in good health, in good quality, and we sign that off that you're eligible to submit your invoice to finance for payment of these products, right? So goods receipt note generally in an integrated ERP systems are connected with the purchase orders। क्या मतलब है इसका? कि आपने जब डिमांड रेज की थी स्टोर ने, तो उसी डिमांड के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर रेज हुआ। जो परचेज ऑर्डर रेज हुआ था वेंडर को, उसी परचेज ऑर्डर को कॉल करके, यानी सिस्टम के अंदर यू कैन कॉल द PO ऑफ नेस्ले वाटर बॉटल्स। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कि नेस्ले वाटर बॉटल्स का जो PO प्रोक्योरमेंट वालों ने रेज किया था उसको डबल क्लिक करेंगे एंड यूल हैव अ परचेज ऑर्डर कि ये रेज किया गया था। अब वो 40 का था, 50 का था, जो भी था, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट उसी फॉर्म के अंदर एक जगह लिखा होगा कि परचेज ऑर्डर रेज टू PO रेज टू द वेंडर 40, आप उसके आगे लिखेंगे क्वांटिटी रिसीव्ड 30, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा सिस्टम विच इज कॉल्ड GRN वेरिएंस, के GRN वर्सेस PO 30 versus 40, so 40 was ordered and 30 was received, and that report
मतलब उसकी विजिबिलिटी आप प्रोक्योरमेंट को भी दे सकते हैं, सप्लाई चेन हेड को भी दे सकते हैं, इन ऑर्डर टू हैव विजिबिलिटी ऑन द काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सप्लायर। उस पर आप सप्लायर के KPIs बिल्ड कर सकते हैं कि अगर कोई सप्लायर ज़्यादा वेरिएंस क्रिएट कर रहा है तो you can penalize the supplier, you can also change your supplier in XYZ ABC actions that you can take. But nonetheless, because जब suppliers कम आएंगी तो store will be the department that is going to be affected by that variance. उनके पास stock levels कम होंगे to service the demands raised by the branches. तो store वाले का काम है उस variance को raise करना, right? जब स्टोर वाला उस वेरिएंस को रेज करता है तो प्रोक्योरमेंट वाला हैज टू सॉल्व। अब जब देखें हमने ये क्लैश बिल्ड कर दिया, द पर्सन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज स्टोर, द डिपार्टमेंट इज स्टोर, एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज प्रोक्योरमेंट। अगर ये दोनों चीजें एक ही डिपार्टमेंट को दे देंगे आप, तो वो अपनी गलती छुपाएंगे और कभी भी प्रॉब्लम रेज नहीं करेंगे। आपने स्टोर वाले को KPI दिया हुआ है कि यू हैव टू हैव योर स्टॉक्स रिप्लेनिश्ड ऑन टाइम। अगर वो प्रोक्योरमेंट की वजह से डिले हुआ तो यू रेज इट टू अस, सो वी डोंट पेनलाइज यू, वी पेनलाइज प्रोक्योरमेंट। तो वो खुशी खुशी प्रॉब्लम रेज करेगा टू देयर सप्लाई चेन मैनेजर कि जी मैंने 40 का ऑर्डर दिया था, मुझे 30 रिसीव हुए, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम इफ देयर इज अ शॉर्टेज टुमारो, यू नीड टू टॉक टू प्रोक्योरमेंट। सो द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, अब इसमें हम लोगों ने क्योंकि अगेन एक सेंट्रल मैनेजर रखा है जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहा है, उस मैनेजर के लिए आसान होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, बिकॉज दोनों उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। फर्ज करें ये दो अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो आपस में लड़ते, देयर इज मोर चांस ऑफ द डिपार्टमेंटल फ्रिक्शन इफ दीज आर टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स एंड नॉट इंटीग्रेटेड वर्टिकली अंडर वन मैनेजर। कमिंग बैक टू प्रोक्योर टू पे, हमने अब तक इस्टेब्लिश कर लिया कि दो में से एक वेरिएंस जो कि क्वांटिटी की वेरिएंस थी, वो स्टोर ने कैसे पकड़ना है। दूसरी वेरिएंस थी क्वालिटी की। आपने एक पैरामीटर दिया हुआ है कि जब भी मेरे पास पोटैटो आएगा वो 4 इंचेस का होगा। फर्ज करें एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ दैट प्रोड्यूस और ऑफ दैट मर्चेंडाइज द क्वालिटी पैरामीटर्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड, तो द स्टोर हैज द राइट टू रिजेक्ट द शिपमेंट। वंस द स्टोर रिजेक्ट्स द शिपमेंट, इट मीन्स कि वो GRN नहीं पोस्ट करेगा सिस्टम में। GRN पोस्ट नहीं करेगा तो फाइनेंस के पास ये मैसेज नहीं जाएगा दैट वी आर लायबल टू पे। इनफैक्ट क्वालिटी का देयर इज अ रेड फ्लैग दैट द वेयरहाउस कैन रेज टू द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कि भाई आपका वेंडर सही क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहा, वी वांट XYZ क्वालिटी। अब इमेजिन क्वालिटी कंट्रोल अगर प्रोक्योरमेंट वाले के पास ही होता, तो प्रोक्योरमेंट वाले का काम है वेंडर डेवलपमेंट करना, प्रोक्योरमेंट वाले का ही काम है क्वालिटी चेक करना। सो द प्रोक्योरमेंट पर्सन विल टेंड टू इग्नोर क्वालिटी कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन स्किन। सो अगेन आपने डिपार्टमेंटल कंट्रोल बिल्ड किया कि स्टोर वाला क्वालिटी चेक कर रहा है एंड प्रोक्योरमेंट वाला रिस्पॉन्सिबल है टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। And in terms of in case of a conflict, there is a manager to resolve that conflict. अब हम लोगों ने ये दोनों मिसालों से समझ लिया कि किस तरह से GRN होती है। प्रोक्योर टू पे वाले साइकिल के अंदर हमने डिमांड रेज की, परचेज ऑर्डर रेज किया, गुड रिसीट नोट रजिस्टर कर दिया। इसके बाद व्हाट कम्स इज फाइनेंस। आई विल स्टॉप दिस वीडियो एंड स्टार्ट द नेक्स्ट वन।